संस्कृति क्या है? संस्कृति जीवन जीने का एक ढंग है। संस्कृति एक जीवन शैली है। कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, कल्चर इज अ लाइफ स्टाइल। कल्चर एक डिजाइन है। संस्कृति की संरचना बहुत सारे तत्वों से मिलकर होती है, जिसमें हमने जाना था कल्चर ट्रेट के बारे में, कल्चर कॉम्प्लेक्स के बारे में, कल्चर पैटर्न और फिर कल्चर एरिया। फिर संस्कृति के प्रकार कि संस्कृति भौतिक होती है और अभौतिक, जिसे आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर जिसे आप नहीं देख सकते, जिसे नहीं छू सकते, तो भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। ये सब चीजें हम अपने पहले लेक्चर में जान चुके हैं, यानी संस्कृति पार्ट 1 में। आज हम उससे आगे बात करेंगे। मैं डॉक्टर ज्योति सिडाना, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान के ज्ञानदूत चैनल पर आज संस्कृति के पार्ट 2 में आपके साथ उपस्थित हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। संस्कृति की अवधारणा को, कंसेप्ट को अब तक समझ गए होंगे कि संस्कृति क्या है। एक जीवन जीने का तरीका। हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, बोलते हैं, यानी वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन, ड्रेसिंग सेंस, फूड पैटर्न्स, फूड हैबिट्स, आर्ट, साइंस, बिलीफ सिस्टम, ये सब कल्चर का पार्ट है। ये सब कल्चर है, यानी जीवन जीने के लिए आपको भौतिक वस्तुएं भी चाहिए और अभौतिक भी। तो ये सब मिलकर हमारी लाइफ स्टाइल को डिसाइड करते हैं और यही कल्चर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसमिट होती है। अब संस्कृति से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं, उन्हें एक एक करके हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक अवधारणा को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के सवाल आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर है। कोई एकदम जस्ट अपोजिट है उसके और किसी में थोड़ा बहुत अंतर है। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे उदाहरण सहित, तो हम उस अंतर को भी समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली अवधारणा की अगर हम चर्चा करें तो पहली अवधारणा है एथनोसेंट्रिज्म, स्व संस्कृति केंद्रवाद। कई जगह इसको स्व संस्कृति केंद्रितता भी लिखते हैं। तो स्व संस्कृति केंद्रवाद या एथनोसेंट्रिज्म, जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अपनी संस्कृति को केंद्र में रखकर दूसरे की संस्कृति को जज करना या मूल्यांकित करना। जब आप अपनी कल्चर को, जो भी आपकी कल्चर है, उसको बेस बनाकर दूसरों की संस्कृति को, जो आपसे अलग है, आपसे पृथक है, तो उसको जज करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि आपकी संस्कृति अच्छी है कि दूसरे की संस्कृति अच्छी है, और आपकी संस्कृति दूसरे से क्यों अच्छी है। इस तरह का जब हम मूल्यांकन करते हैं, अच्छी, बुरी, श्रेष्ठ, हीन, है ना, उच्च और निम्न, ये संस्कृति श्रेष्ठ है, ये निम्न है, ये अच्छी है, ये बुरी है, तब आप उस कंसेप्ट को स्व संस्कृति केंद्रवाद कहते हैं। जैसे अवर कल्चर इज सुपीरियर देन अदर्स, अगर ये एग्जाम्पल है तो ये एग्जाम्पल है स्व संस्कृति केंद्रवाद का। अपनी कल्चर को बेस बनाकर, आधार बनाकर दूसरे की संस्कृति का मूल्यांकन करना और अपनी ही तुलना में दूसरे की संस्कृति को हीन समझना, वो कहलाता है स्व संस्कृति केंद्रवाद। ठीक है, नेक्स्ट है इसी के जस्ट अपोजिट कल्चरल रिलेटिविज्म, संस्कृति सापेक्षवाद। संस्कृति सापेक्षवाद का मतलब है, सापेक्ष का मतलब होता है उसके समक्ष, है ना। जैसे प्रत्येक संस्कृति को उसके ही प्रतिमानों के आधार पर, उसके नियमों, उसके वैल्यूज, उसके एटीट्यूड्स के आधार पर देखना, मूल्यांकन करना। जिस संस्कृति का भी आप अध्ययन कर रहे हैं, आप उस संस्कृति का अध्ययन उसी के मूल्यों, वैल्यूज, एटीट्यूड्स और नॉर्म्स के आधार पर अगर करेंगे, तब आप कहेंगे कि ये संस्कृति सापेक्षवाद है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ऑल कल्चर्स आर वैलिड एंड इक्वल, सभी संस्कृतियां समान है और वैध हैं, तो हम कहते हैं कि ये एग्जाम्पल संस्कृति सापेक्षवाद है। एक चीज और देखिए, जब आप रिसर्च करते हैं, है ना, शोध करते हैं, और अभी नहीं कर रहे तो आगे जब भी करेंगे, तो रिसर्च में क्या क्या जाता है, मान लीजिए आप किसी एक स्पेसिफिक कल्चर से बिलोंग करते हैं और जिस कल्चर की या जिस कल्चर के लोगों की, जिस समाज की आप स्टडी कर रहे हैं, वो आपसे डिफरेंट कल्चर है, तो वहां पर इन दोनों कंसेप्ट के अर्थ अगर आपको क्लियर होंगे तो आप जो है प्योर रिसर्च कर पाएंगे। उसमें जो बायसेस हैं, आपके पूर्वाग्रह हैं, प्रेजुडिसेस हैं, ऑब्जेक्टिविटी है, ऐसे सवालों से हम बच जाते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी संस्कृति के आधार पर दूसरे की संस्कृति का मूल्यांकन करेंगे तो वो साइंटिफिक रिजल्ट नहीं आएंगे। तो हमें हर संस्कृति को उसी संस्कृति के आधार पर मूल्यांकित करना होगा, तब हम कहते हैं
कि ये संस्कृति सापेक्षवाद है। तो रिसर्च में खासतौर से इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट देखिए, सब कल्चर यानी उप संस्कृति। उप संस्कृति यानी संस्कृति जो मेन संस्कृति है किसी समाज की या समूह की, उसी के अंदर एक और संस्कृति डेवलप हो जाए। किसी एक समूह या समाज की जो संस्कृति है, हम उसी के अंदर कुछ लोग जो हैं वो एक अलग संस्कृति, एक अलग जीवन शैली विकसित कर ले, तो वो हो गई उस समाज या उस समूह की उप संस्कृति। तो एक संस्कृति के अंतर्गत लोगों का एक ऐसा समूह जो स्वयं को उस मूल संस्कृति से अलग करता है, जिसके अंदर उसने जन्म लिया है या विकसित हुआ है। तो जो हमारी कल्चर है, हम जिस कल्चर में पैदा हुए हैं, उस कल्चर से थोड़ा सा अलग हम अगर कुछ कर लेते हैं और अपनी एक विशिष्ट जीवन शैली बना लेते हैं, तो हम उसको उप संस्कृति कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारी ओरिजिनल कल्चर है, मूल कल्चर है, वो हम पूरी तरह से त्याग देते हैं, नहीं, वो भी आपके जीवन का हिस्सा होती है। सिर्फ उस संस्कृति से पृथक कुछ चीजें आप अपना लेते हैं। ऐसा देखा गया है और ऐसा पाया गया है कि सामान्यतः जो यूथ जनरेशन है, यानी युवा पीढ़ी जो है, वो इस तरह की संस्कृति को अपनाते हैं, है ना। क्यों करते हैं वो ऐसा? अपने इंटरेस्ट को और अपनी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने के लिए वो जो मेन ग्रुप है, उस ग्रुप से थोड़ी से अलग कुछ वैल्यूज, एटीट्यूड्स, नॉर्म्स को अपना लेते हैं और अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी अपने को शिफ्ट करने की, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि उप संस्कृति मेन या मुख्य धारा की जो संस्कृति है किसी भी समाज की, उसके अंदर एक छोटा सा अलग सा ग्रुप बन जाता है, ताकि वो अपनी अस्मिता को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके और भीड़ से हट कर दिख सके। और जैसे मैंने की कहा, खासतौर से युवा पीढ़ी ऐसा करती है और फिर कुछ समय बाद जो टीनेजर्स हैं वो भी उनके जैसा दिखने के लिए उस ग्रुप को में शामिल हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं हम उप संस्कृति। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, जैसे पॉप म्यूजिक, रैप म्यूजिक, है ना। आपने देखा रैप में आजकल लोग मतलब बातचीत में गाना गाते हैं कि बातचीत को गाना बना लिया, फिर बीच में म्यूजिक डाल दिया। तो रैप, पॉप, ये सब क्या है? म्यूजिक का ही पार्ट है, लेकिन ये इन्होंने जो मेन स्ट्रीम के सॉन्ग है, म्यूजिक है, उससे अलग अपने आप को दिखाने के लिए इस तरह की कुछ चीजें अपना ली हैं। तो वो है तो म्यूजिक, मेन म्यूजिक का पार्ट, लेकिन उसको उसमें क्लासिकल म्यूजिक को, मॉडर्न म्यूजिक को मिक्स करके उसको कुछ नया शेप दे दिया। तो ये रैप, पॉप, ये सब आपके सब कल्चर का पार्ट हो गया। नेक्स्ट है प्रति संस्कृति यानी काउंटर कल्चर। काउंटर कल्चर यानी एक समाज विशेष में प्रचलित जो संस्कृति है, जो मेन संस्कृति है, उसके प्रतिमानों और कार्यप्रणालियों के विपरीत व्यवहार करना। यानी जो मेन स्ट्रीम की कल्चर है उसके विपरीत जाकर कोई व्यवहार करना, विपरीत कोई संस्कृति अपनाना, वो काउंटर कल्चर है। एक बात ध्यान रखिएगा कि काउंटर कल्चर एक सब कल्चर है। समझ में आ रहा है? जैसे हमने कहा था, उप संस्कृति क्या है कि मेन स्ट्रीम की कल्चर से अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए कुछ हम अलग मिक्स कर लेते हैं। मेन कल्चर में कुछ नया मिक्स कर लिया, जैसे पॉप म्यूजिक, रैप म्यूजिक, है ना। और काउंटर कल्चर में आप क्या कर रहे हो? काउंटर कल्चर एक सब कल्चर ही है, उप संस्कृति ही है। मेन स्ट्रीम की कल्चर से हटकर आप कुछ कर रहे हो, लेकिन वो आपकी मेन स्ट्रीम की कल्चर के विपरीत है ना, उसके द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है। जबकि उप संस्कृति में ऐसा नहीं था। उप संस्कृति में आप केवल उनकी संस्कृति से हटकर कुछ कर रहे हो, लेकिन वो उसके विपरीत नहीं है। उसमें कुछ अपने नवाचार डाल दिया, है ना, कुछ इनोवेटिव डाल दिया, ताकि आप अपनी सेपरेट आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर सकें। लेकिन काउंटर कल्चर में आप काउंटर कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, मेन स्ट्रीम की कल्चर के विरोध जाके कोई व्यवहार कर रहे हो। जैसे हिप्पी कल्चर, आपने देखा होगा, जब हिप्पीज के नहीं कहते हैं, वो जो लंबे से बाल बना लेते थे। अभी तो ये कुछ कॉमन सा भी हो गया है कि अभी तो सभी लोग करने लगे हैं ऐसा, बहुत सारे लोग ऐसा करने लगे हैं। लेकिन पॉप कल्चर, जैसे समलैंगिक संस्कृति यानी होमोसेक्सुअल, गे, लेस्बियन, जिन्हें एलजीबीटी कहते हैं। तो मेन स्ट्रीम क्या है? एक लड़का और एक लड़की के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना, सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना या मैरिज होना। अब
जो है, अगर एक लड़का, दो लड़के आपस में इस तरह के रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें या दो लड़कियां करें, यानी गे और लेस्बियन जो रिलेशनशिप है, जिसको आप समलैंगिक विवाह कहते हैं या समलैंगिक संस्कृति कहते हैं, तो वो मेन स्ट्रीम की कल्चर के विपरीत है। तो इसलिए ये काउंटर कल्चर हुआ, जो मेन स्ट्रीम की कल्चर को काउंटर करती है, विरोध करती है। लेकिन ये है उपसंस्कृति, ठीक है, क्योंकि ये मेन संस्कृति के अंदर एक ग्रुप ने अडॉप्ट कर रखी है, तो इसलिए ये सब कल्चर है, काउंटर कल्चर है। दूसरा उदाहरण जैसे मैंने दिया, हिप्पी कल्चर, फोटोज में आप देख सकते हैं कि कलर्ड बाल कर लिए, अजीब से कपड़े पहन लिए, है ना, डिस्टिंग, पूरी बॉडी पर बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, टैटूज गुदवा लिए, और अलग तरह का बिहेवियर करते हैं जो स्ट्रीम से हटकर है, जो मेन स्ट्रीम है आपकी उससे हटकर है। अगर हम इसके अलावा भी बात करें तो जैसे काउंटर कल्चर में बहुत हद तक देखा जाए तो इंटरकास्ट मैरिज भी आती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के हिसाब से देखें तो अपनी अपनी जो कास्ट है उसके बाहर विवाह को मान्यता नहीं दी जाती थी बहुत लंबे समय तक। अभी इस तरह के जो विवाह हैं वो प्रचलित भी हो गए हैं और स्वीकृत हुए हैं, बहुत हद तक हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ मायनों में कुछ जगह ये स्वीकृत हो गए हैं। तो जब तक ये स्वीकृत नहीं थे तो ये काउंटर कल्चर का पार्ट है ना, कि अपनी संस्कृति है कि कि अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करना है, और अगर ये करने लगे तो वो काउंटर कल्चर हो जाता है, अपनी कल्चर के बाहर जाकर करना, है ना। गोत्र विवाह, सपिंड विवाह, जो इस तरह के विवाह जो प्रतिबंधित हैं, और अगर कोई ग्रुप उसको करने लगता है तो वो उस कल्चर के लिए काउंटर कल्चर हो गया, प्रति संस्कृति हो गया, क्योंकि मेन स्ट्रीम कल्चर के विपरीत जाकर, उसके विरोध में जाकर आप कोई व्यवहार करते हैं तो वो काउंटर कल्चर है। चलिए, अभी तक जो आपने 4 अवधारणाएं पढ़ी, स्वसंस्कृति केंद्रवाद, संस्कृति सापेक्षवाद, सब कल्चर और काउंटर कल्चर, ये आपस में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। तो इससे रिलेटेड जब भी सवाल आए बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि जब तक आपने इनके कंसेप्ट को नहीं समझा, इनके एग्जाम्पल्स को नहीं समझा, तो आप गलती कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जब संस्कृति से रिलेटेड सवाल आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो यहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सांस्कृतिक विलंबन, कल्चरल लैग की अवधारणा। इस कंसेप्ट को WF ऑगबर्न ने प्रस्तुत किया था। ये पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि भौतिक और अभौतिक, यानी संस्कृति 2 प्रकार की होती है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक, मटेरियल और नॉन मटेरियल। जो मटेरियल कल्चर है, भौतिक संस्कृति, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी जो विजिबल है, ऑब्जर्वेबल है, टचेबल है ना, कॉन्क्रीट है। और अभौतिक संस्कृति जिसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, यानी अनऑब्जर्वेबल है, नॉन ऑब्जर्वेबल है, अनटचेबल है, या फिर हम कहेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है, अमूर्त होती है। ऑगबर्न का ये मानना था कि ये जो 2 संस्कृतियां हैं, भौतिक और अभौतिक, इसमें से एक भाग बहुत तेजी से बढ़ता है और एक भाग में धीमी गति से वृद्धि होती है। जैसे कौन सी? भौतिक संस्कृति जो है वो तेजी से बढ़ती है, जैसे हमने लिखा है मोबाइल, कार, कपड़े, तो आप देखेंगे ये जो तीर है ये बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, इसमें वृद्धि तेजी से हो रही है। लेकिन जो हमारे विचार, जो अमूर्त संस्कृति है, जैसे हमारे विचार, हमारे विश्वास, धर्म, आस्था, ये धीमी गति से बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में संस्कृति का एक हिस्सा जब तेजी से बढ़ता है, दूसरा हिस्सा धीमी गति से बढ़ता है, तो दोनों के बीच में एक गैप आ जाता है। इस गैप के कारण सोसाइटी में या परिवारों में, समूहों में, समुदायों में तनाव उत्पन्न होता है। इसी को सांस्कृतिक विलंबन यानी कल्चरल लैग कहा जाता है। 2 संस्कृतियों के बीच में से एक संस्कृति का तीव्रता से बढ़ना, दूसरे का धीमी गति से बढ़ना, तो दोनों की जो बढ़ने की असमान दर होती है, उसके कारण समाज में तनाव या विसंगति पैदा होती है, उसी को आप कल्चरल लैग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कल्चर शॉक। जब कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति से भिन्न संस्कृति में जाता है तो क्या होता है? वो शॉक्ड रह जाता है, मतलब अचंभित हो जाता है ना। तो अचंभित हो जाता है, जैसे शॉक से कहते हैं, है ना, हम शॉक शब्द का मीनिंग है अचंभित हो जाना। तो जब कोई व्यक्ति जब अपनी संस्कृति से पृथक किसी संस्कृति में जाते हैं जो आपकी संस्कृति से बिल्कुल अलग है, थोड़ा बहुत अलग है तो ठीक है, आप जैसे भारत के ही किसी दूसरे राज्य में चले जाएं तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाएं, एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाएं और वहां की कल्चर आपकी संस्कृति से बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल विपरीत कह लो या कुछ बिल्कुल ही अलग हो,
तब वहां पर क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो उस संस्कृति से मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तौर पर एडजस्ट होने में या समायोजित होने में थोड़ा सा तनाव महसूस करता है। यानी या तो वो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन उसको एक लंबा समय लगेगा, और या वो एडजस्ट ही नहीं हो पाते और फिर वो वहां से स्किप कर जाते हैं। तो अपनी संस्कृति से भिन्न संस्कृति में जाने पर व्यक्ति जो है कुसमायोजित हो जाता है या शौक रह जाता है, अचंभित हो जाता है, उसको उसको उसके साथ ढलने में समय लगता है। यही संस्कृति शौक है। जैसे उसके मूल्य, रहन सहन, खान पान, उसकी अपनी जो बेसिक कल्चर है, उसकी जो ओरिजिनल कल्चर है, मेन स्ट्रीम कल्चर है, उससे वो बिल्कुल अलग होता है। तो उससे उसको उसका जब वो सामना करता है और उसके साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाता, दैट इज कल्चर शॉक। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि वेस्ट में जिस तरह के कपड़े पहने जाते हैं और इंडियन कल्चर में जिस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, तो आप जब इंडियन कल्चर के लोग जब वहां जाते हैं वेस्टर्न में, जहां पर शॉर्ट्स पहनते हैं या बहुत शॉर्ट्स कपड़े पहनते हैं, तो वहां आप जाते हैं तो वो आपके लिए कल्चर शॉक है। और वहां के लोग जब यहाँ आते हैं तो वहां की संस्कृति के हिसाब से यहाँ के कपड़े या यहाँ का खान पान वो उनके लिए कल्चर शॉक है। तो अपनी संस्कृति से भिन्न मूल्य, विश्वास, रहन सहन, नियम, पहनावा इत्यादि को देखना आपके लिए कल्चर शॉक है। अब ये बेसिक अवधारणाएं हमने समझने की कोशिश की कि संस्कृति की जो और अवधारणाएं हैं उनकी क्या मीनिंग है। अब हम बात करते हैं संस्कृति और सभ्यता के बीच अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार आता है कि व्हाट इज कल्चर एंड व्हाट इज सिविलाइजेशन। बहुत सारे लोग जो होते हैं सभ्यता और संस्कृति में को एक ही मान लेते हैं कि ये हमारी सभ्यता है, और पूछो संस्कृति क्या है तो संस्कृति सभ्यता, और सभ्यता क्या है, सभ्यता हमारी संस्कृति है। इसके बीच अंतर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैकाइवर और पेज एक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने कहा कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर करना इस तरह से समझा जा सकता है कि व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी आर। यानी व्हाट वी हैव, हमारे पास जो कुछ है वो है सभ्यता, और हम में जो कुछ है वो है संस्कृति। यानी हमारे पास जो कुछ है, आपके पास जो कुछ है वो सभ्यता है, वो हो गई भौतिक संस्कृति, यानी जो विजिबल है, जो दिखाई देती है, ठीक है। और हम में कुछ है, यानी जो आपके विश्वास, मूल्य, प्रथाएं, कस्टम, ट्रेडिशन जो आप में है, जिनको आप जीते हैं, वो हो गई जो आपको दिखाई नहीं देती, अभौतिक संस्कृति। तो भौतिक संस्कृति को इन्होंने कहा जो कुछ दिखाई देता है, भौतिक संस्कृति जो है वो क्या है, सभ्यता। और जो दिखाई नहीं देने वाला हिस्सा यानी अभौतिक संस्कृति, आपके विचार, विश्वास, है ना, आस्था, वो सब क्या है, आपकी संस्कृति। क्लियर। तो जो सभ्यता, जो संस्कृति के दो प्रकार आपने पढ़े थे, भौतिक, अभौतिक, उसी को इन्होंने कहा व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी आर। हमारे पास जो कुछ है वो सभ्यता, और जो हम में है, यानी जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन आपके अंदर है, आपके अनुभवों में है, व्यवहार में है, एक्शन में है, आपके बिलीफ सिस्टम में, वो संस्कृति। नेक्स्ट अंतर क्या है कि संस्कृति जो होती है, जब भी हम संस्कृति शब्द यूज करें इसका मतलब अभौतिक पे आ जाइएगा। जो संस्कृति है वो बौद्धिक अवयव है, यानी मेंटल कंस्ट्रक्ट है, और सभ्यता कलात्मक है, यानी जो जिन चीजों को आपने प्रैक्टिकली अपने आइडियाज को उतार के जो चीजें बना ली, कार, पेन, पेंसिल, है ना, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब आपका सभ्यता है। संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती, जबकि सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, नेचुरल सी बात है। संस्कृति मीन्स आपके आइडियाज, वैल्यूज, ये चलते चले जाते हैं, है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। जबकि संस्कृति की जब हमने बात की थी, हमने कहा था कि संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसमिट होती है, हस्तांतरित होती है। तो भौतिक संस्कृति वाला जो हिस्सा है, जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ है, वो तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बड़ी आराम से चले जाते हैं, है ना, उनका अस्तित्व सबको दिखाई देता है। लेकिन अभौतिक संस्कृति होती है, जिसको आप जो सभ्यताएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। समाप्त कैसे हो जाती हैं? जो चीजें यूज करने वाली है नेचुरली, जो भौतिक पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, कार के टेबल के, पेन, पेंसिल, गाड़ी, बंगला, कपड़े, खान पान, ये तो समाप्त हो जाते हैं, है ना। एक समय के बाद ये सब नश्वर है, चीजें समाप्त हो जाती है। तो ये सभ्यता समाप्त हो जाती है, लेकिन संस्कृति, जो हमारे विचार, विश्वास है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहते हैं। तो वो स्थायी हो गई, सभ्यता अस्थायी हो गई। सभ्यता में परिवर्तन की दर उच्च होती है, जबकि संस्कृति में परिवर्तन की दर निम्न होती है। अभी इसका उदाहरण हमने कहाँ देखा था? कल्चरल लैग में, है ना,
जो सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा था कि भौतिक तेजी से बढ़ती है, अभौतिक धीमी गति से। नेक्स्ट, सभ्यता मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। इसका मापन करना सरल है लेकिन संस्कृति का नहीं। सभ्यता का मापन आप कर सकते हैं, आपके पास आपको कितनी चीजें विरासत में मिली, आपके पास क्या क्या चीजें हैं। जब आप बंटवारा करते हैं तो किस चीज का करते हैं? आइडियाज का, आस्था का, विचारों का करते हैं? नहीं, हमारे पास जो संपत्ति है, पैसा है, धन है, ज्वेलरी है, साज सामान है, घर में जो भी, उनका आप बंटवारा करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको माप सकते हैं, गिन सकते हैं, इतने बर्तन, इतनी ज्वेलरी, इतनी गाड़ियां, इतने बंगले। तो सभ्यता का तो मापन किया जा सकता है, लेकिन संस्कृति को आप नहीं मेजर कर सकते, नहीं मापन कर सकते। ठीक है, तो सभ्यता मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है और उसको मापना सरल है। ये बात भी हम कर चुके हैं कि सभ्यता मूर्त होती है और संस्कृति अमूर्त। संस्कृति दिखाई नहीं देती, यानी अभौतिक संस्कृति नहीं दिखाई देती। आपके विश्वास, आपके विचार, आपके अनुभव वी कांट सी, लेकिन सभ्यता यानी जो वस्तुएं हैं वो आप देख सकते हैं। तो एक कॉन्क्रीट है और एक एब्स्ट्रैक्ट है। सभ्यता का हस्तांतरण संस्कृति की तुलना में सरल होता है। आपको आपकी जो वस्तुएं हैं आपके पास, आप वो दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन संस्कृति यानी आपके विचार, आपके आस्था, ये आप दूसरों को हस्तांतरित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारी जो संपत्ति है, सामान है, भौतिक पदार्थ है, वो तो आप दूसरों को बहुत आसानी से, सरलता से हस्तांतरित कर देते हैं, है ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चले जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आप दे सकते हैं, लेकिन हमारे मूल्य, हमारे विश्वास हम हस्तांतरित करें सेम एज इट इज दूसरे को दो, वो करना सरल नहीं होता। संस्कृति में विषम रूपता होती है, जबकि सभ्यता में समरूपता दिखाई जाती है। विषम रूपता मतलब संस्कृति हमारे विचार, विश्वास जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आप हस्तांतरित करते हैं, तो उसमें जो है एक जैसे नहीं होते, है ना। एक तभी तो वो इंटर जनरेशन गैप की बात हम करते हैं कि जो दो जनरेशन है उसके बीच में जो विचार है, आस्था है, उसकी सोच है, उसकी मानसिकता है ना, मेंटलिटी है, थिंकिंग है, वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। तो उनमें बहुत विषमताएं दिखाई देती हैं। जैसी नेक्स्ट पीढ़ी बनती है वो उसके हिसाब से अपने आइडियाज को डेवलप करती है ना, अपने विचारों को और विकसित करती है, कुछ इनोवेटिव बनाती है। तो इसीलिए हम उसको मॉडर्न, और जो पुरानी पीढ़ी होती जाती है उसको हम जो कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल है और ये मॉडर्न है। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच का जो अंतर है वही दो पीढ़ी के बीच का अंतर है। तो संस्कृति जो है उसमें डाइवर्सिटी होती है, विषम रूपता होती है ना, लेकिन मतलब हेट्रोजेनिक होती है वो। और सभ्यता जो होती है वो समरूप हो सकती है। जो यहाँ है सामान, भौतिक पदार्थ, वो दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में, सभी जगह समान रूप से पाई जाती है। पर जो यहाँ संस्कृति है, जो यहाँ आस्था, विचार, विश्वास है, वो दूसरी जगह भी सेम पाई जाए, नहीं हो सकता। तो उनमें वैरायटी होती है, विषम रूपता होती है। इसलिए अधिकांश समाजों में समान भौतिक वस्तुएं तो उपलब्ध होती हैं। जो चीजें आप अमेरिका में देखते हैं वो यहाँ भी हैं, या भारत के किसी भी और कोने में देखते हैं, दूसरे देशों या राष्ट्रों में देखते हैं, वो भारत में भी आपको मिल सकती है। तो भौतिक वस्तु है यानी सभ्यता तो समान हो सकती है, इसलिए उसमें समरूपता होती है ना। मोबाइल का जो वर्जन बाहर आया वो आपके यहाँ भी आ गया। लैपटॉप है, कार है, घड़ियां हैं, कपड़े हैं, खान पान है, ड्रेस पैटर्न है, आपका फूड पैटर्न है, वो सब आपका सेम कॉपी हो सकता है। तो उसमें समरूपता ज्यादा होती है सभ्यता में, लेकिन संस्कृति में समरूपता नहीं होती, विषम रूपता होती है, समानता नहीं होती। हम कह सकते हैं कि उसमें विषम रूपता होती है, वैरायटी होती है, एक जैसी सोच नहीं होती। एक ही घर में जितने सदस्य हैं उनकी सोच, उनके आइडियाज, उनकी आस्था, उनके वैल्यूज, उनके बिलीफ सिस्टम सेम नहीं होते। चलिए, तो अभी तक हमने यहाँ पर दो पार्ट में जाने की कोशिश की। पहले पार्ट में कि संस्कृति क्या है, संस्कृति के तत्व क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और संस्कृति के प्रकार क्या है। फिर हमने दूसरे पार्ट में जाना कि संस्कृति से संबंधित कुछ और कंसेप्ट हैं, वो क्या है, और संस्कृति और सभ्यता के बीच क्या अंतर होता है। ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी चीजें यहाँ आपने पढ़ी हैं, ये सब आपके लिए हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ना केवल जो आपके ट्रेडिशनल एग्जाम्स होते हैं उनमें, बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें कल्चर से बहुत सारे सवाल आते हैं। यही चीज, क्योंकि जैसे कल्चर रिलेटिविज्म है, उप सब कल्चर है, काउंटर कल्चर है, तो ये एग्जाम्पल्स उन्होंने मान लीजिए कोई दे दिया और पूछा कि ये किसका एग्जाम्पल है, सब कल्चर का
काउंटर कल्चर का रिलेटिविज्म है या एथनोसेंट्रिज्म है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अगर एक एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और एग्जाम्पल्स को याद करेंगे, तब आपको ये जो है सब समझ में आ जाएगा। फिर भी आपका कोई सवाल, कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो आपका स्वागत है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और कभी भी पूछ सकते हैं।